हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर प्लानिंग से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी थ्योरी की सीरीज में आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आने हैं, अगर उनका आइडिया आपको नहीं है तो यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आप वहां पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं और आपको उनको आंसर कैसे करना है रिलेटेड टू एवरी चैप्टर। और साथ ही साथ मैं एक सीरीज और चला रही हूँ जिसमें मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आपके और उनके आंसर्स के साथ वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ 10 क्वेश्चंस। तो वो सीरीज भी आप जरूर देखिए कि किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है आपका। प्लानिंग में काफी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं? एक्सप्लेन एनी 4 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कोई भी 4 रीजन ऐसे दीजिए जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करें। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 रीजन आप देंगे, ये 4 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट से रिलेटेड जितने पॉइंट आप हर एक पॉइंट में दोगे, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होगा पॉइंट से रिलेटेड, वो आपके टोटल 2 मार्क्स और ऐड ऑन करेगा। सो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स का आंसर होगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन कारणों से प्लानिंग में बहुत खर्चा होता है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। कोऑर्डिनेशन वगैरह करवाना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है एडवांस में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक गोल्स को सेट करना होता है, ये सारे काम करने होते हैं जिसके कारण इसमें पैसा लगता है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग अनसर्टेनिटी को कम करता है, इसलिए भी प्लानिंग में खर्चा इन्वॉल्व है। अनसर्टेनिटी को कैसे आप फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को आप अभी से फोरकास्ट करते हो, ठीक है, अभी से उनके बारे में एंटिसिपेट करते हो, यानी फोरकास्ट करते हैं एडवांस में, जो कि आपके अलग अलग रिसर्चेज में कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। तीसरा रीजन इसमें दे रखा है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स आप डिवाइड कर देते हैं और उसके बेस पर आप लोगों को वर्क देते हो। इस वजह से कोई कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने पाती और क्लैरिटी रहती है काम में। तो इसलिए भी प्लानिंग में आपका खर्चा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डिवीजन, डिपार्टमेंट से सारे आपको इसमें बांटने होते हैं। और लास्ट इसमें रीजन दे रखा है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, न्यू आइडियाज को, और वो न्यू आइडियाज आपके एक्सपर्ट्स वगैरह के थ्रू दिए जाते हैं, जो कि आपके बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं और फ्यूचर एक्शन के लिए आपको गाइड करते हैं। तो ये रीजंस हो गए आपके 4 रीजन कि क्यों प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर हम देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके, ये आपके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। सो इस तरीके से आप क्या, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया जाता है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस, तो भी आपका आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, यहाँ इनडायरेक्टली थोड़ा आपको दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दे दी गई है और तब आपको उससे सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आपका आंसर फ्रेम होगा। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थॉरली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है और वो इम्पोर्टेंट है तो उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स पे भी हमें जाना चाहिए एंड थॉरो डिस्कशन उन पर होना चाहिए अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं उनके साथ उसका डिस्कशन होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेप बताया जा रहा है प्लानिंग का। ऑल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स विच हैव टू बी कैरीड आउट टू कंप्लीट द प्रोसेस। और उसके बाद के भी आपको स्टेप्स बताने हैं, रिमेनिंग स्टेप्स भी बताने हैं। यानी इस स्टेटमेंट में एक स्टेप पूछा गया है आपसे प्लानिंग का, और बाकी 4 जो उसके बाद के जो 4 स्टेप होंगे वो भी आपको, 4 क्या, बाकी जो भी स्टेप्स होंगे वो आपको यहाँ पे बताने हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करे। सो आंसर पे आते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले, द स्टेप ऑफ प्लानिंग इज मेंशन्ड इन द गिवन स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे जिस स्टेप की बात हो रही है वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्यों हमने ये आंसर दिया है वो भी बता देते हैं।
यहाँ पे कहा गया है हर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड, जिसके लिए हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव जनरेट करने होते हैं और उनकी थॉरली स्टडी करनी होती है। तो जब अभी जनरेट होने की ही बात हो रही है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव जनरेट करने होते हैं, तो यहाँ पे जब जनरेट वर्ड आ गया आपका ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप किस स्टेप पर हैं? आप हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। इन दिस स्टेप वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज आर आइडेंटिफाइड। यहाँ पे आपने इस पैराग्राफ में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इस पॉइंट को। यहाँ पे आपने पॉइंट का आंसर दिया और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया, और उसके बाद के स्टेप पूछे गए हैं, यानी कि जो आपके 5 प्रोसेस हैं प्लानिंग के, उस 5 प्रोसेस में मतलब इसके बाद के जो आपके प्रोसेस हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया है, जो कि आपका 3rd स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, ठीक है। 1, 2, 3 3rd प्रोसेस होता है, और इसके बाद के भी प्रोसेस आपको बताने हैं। तो इसके बाद के कोई नंबरिंग नहीं दिया है, इसलिए इसके बाद के सारे ही प्रोसेस आप बताएंगे। जैसे कौन कौन से? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इससे पहले आपने कौन सा बताया? यहाँ पे आपने पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो वो यहाँ पे हो नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, तभी तो ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है। दूसरा होता है डेवलपिंग प्रेमाइसिस, तो डेवलपिंग प्रेमाइसिस यानी फोरकास्टिंग भी आप पहले कर चुके हो, तभी ऑल्टरनेटिव्स पे जा रहे हो। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा है, जो यहाँ आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ आपने एक्सप्लेन किए। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव यानी हर एक ऑल्टरनेटिव की अच्छे से स्टडी करना और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना। इसके बाद सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव यानी अच्छे से अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, फीजिबल हो, मिनिमम नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, ऐसे ऑल्टरनेटिव को फाइनली सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उस ऑल्टरनेटिव को लेके प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना, यानी जो प्लान है उसको फाइनली एक्शन के फॉर्म में ले आना। और लास्ट है आपका फॉलो अप एक्शन, यानी अपने ही प्लान को लगातार फॉलो करते रहना कि जो जैसा हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए इस ऑल्टरनेटिव स्टेप को आइडेंटिफाई करने के बाद के 4 स्टेप। तो इस तरीके से आपका थ्योरी क्वेश्चन यहाँ 6 मार्क्स में कैरी करने के लिए 6 मार्क्स जो है वो कैरी करता है इस तरीके से। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। विक्रम ने डिसाइड किया कि वो एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट, और इनका टारगेट फिलहाल है कि इनकी सेल्स पर 10% प्रॉफिट होना ही चाहिए हर साल। एज अ गुड बिजनेसमैन ही वॉज कंसर्न अबाउट दी फ्यूचर। वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, इसलिए वो फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं। विच वॉज अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन है। ही गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, इन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। दैट द डिमांड फॉर द चॉकलेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ताकि इनकी चॉकलेट की डिमांड हर दिन बढ़ सके। ही यूज दिस इन्फॉर्मेशन एज द बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। उन्होंने इसी इन्फॉर्मेशन का यूज किया अपनी फ्यूचर प्लानिंग को करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन ही शेड्यूल्ड अ मीटिंग इन द फॉलोइंग वीक टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और इन्हीं जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी उसके बेस पर इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करवाई हफ्तों में, और इनोवेटिव आइडिया, ताकि जो नए नए आइडियाज हैं वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लोग जनरेट कर सके। लिस्ट दी फर्स्ट 2 स्टेप विच हैज बीन फॉलोड बाय विक्रम। यहाँ पे आपको 2 स्टेप बताने हैं जो विक्रम ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, जो अचीव कर चुके हैं विक्रम, वो 2 स्टेप आपको बताने हैं। दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का भी पार्ट है। अब यहाँ पे हम तो प्लानिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन प्लानिंग के लिए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा नहीं बताया जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इस पूरी केस स्टडी में कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है। वैसे यहाँ जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है वो प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है। डिसाइड वाला काम चल रहा है, सोचने का काम हो रहा है, एक्शन अभी नहीं परफॉर्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे प्लानिंग का काम हो रहा है। ऑल्सो स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेप, और आप जो यहाँ पे 2 स्टेप बताएंगे उसके बाद के 2 स्टेप भी आपको यहाँ बताने हैं। दिस इज अगेन क्या है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला हमें बताना है कौन से 2 स्टेप हो रहे हैं, और साथ ही साथ किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के वो 2 स्टेप हैं, और उसके बाद हमें बताना है इस 2 स्टेप के बाद कौन से विक्रम 2 स्टेप और करेंगे, वो प्रोसेस के आपको बताने हैं। तो आंसर पे आते हैं। द मैनेजरियल फंक्शन, जो मैनेजरियल फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हो रहा है वो कौन सा है, प्लानिंग है।
यहाँ पे जो 2 स्टेप हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं आपके, वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उन्हें चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डेवलपिंग प्रेमाइसिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की और उस इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बेस पर उन्होंने क्या किया, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह की। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या किया, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, कुछ फोरकास्ट, कुछ अंदाजे खुद से इन्होंने लगाए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद। तो ये हो गया डेवलपिंग प्रेमाइसिस, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। देन आते हैं, हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट कौन से 2 स्टेप और वो करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में नेक्स्ट 2 स्टेप कौन से होते हैं, पहला होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन और उसके बाद होता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक, तो ये 2 फंक्शन और वो करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि पूरे इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक सीक्वेंस सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप हेडिंग याद हो, मीनिंग याद हो, तब जाके इसका आंसर हो सकता है कि यहाँ कौन से 2 स्टेप हो रहे हैं, कौन से नेक्स्ट 2 होने हैं। तो ये आप तभी इसका आंसर कर सकते हो। इसीलिए जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस आपको याद होना बहुत जरूरी है अपने केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 6 मार्क्स में ही है, तो अंदाजा आप लगा लीजिए। जनरली प्लानिंग क्वेश्चन हमें अगर आता है तो वो 6 मार्क्स में ही दिखाई देता है। अदरवाइज केस स्टडी तो आपकी कहीं पर भी आ सकती है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थ्योरी लिखने के लिए जब आता है तो जनरली वो 6 मार्क्स में प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था चैप्टर 1, 2, 3 जो थे वो जनरली आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते थे। सो एक्सप्लेन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, आपको प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी को एक्सप्लेन करना है। ये सिंपल डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन है। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, प्लानिंग डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क नहीं करता, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। और प्लानिंग रिड्यूस और हैम्पर्स क्रिएटिविटी, प्लानिंग हैम्पर्स करता है यानी क्रिएटिविटी को रोक देता है, कम कर देता है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। तीनों ही कौन से हैं पॉइंट, लिमिटेशंस के पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पॉइंट दे दिया है और आपको एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, राइट डाउन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ही दे दिया है जिसे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं, और में क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग एक डायरेक्शन देता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस दे रखी है प्लानिंग की, और ये भी आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको उन्हें 1 by 1 एक्सप्लेन कर देना है। 2 मार्क्स आपके कैरी करेंगे, तब जाके ये 6 मार्क्स फॉर्म होगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ ये जो और वाले क्वेश्चन होते हैं ये दोनों सेम चैप्टर्स के होते हैं। जैसे अगर इन्होंने पहला क्वेश्चन प्लानिंग से पूछा है तो और यानी ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन होगा वो जनरली प्लानिंग का ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग का ही होगा, यानी प्लानिंग से मतलब सेम चैप्टर का ही होगा। इसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। जैसे आपके टाइप ऑफ प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि टाइप ऑफ प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, आप उनके आंसर्स कैसे करोगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। An auto company, Win Limited, is facing a problem of declining market share due to increased competition from other new and existing players in the market. एक कंपनी है वो लगातार क्या फेस कर रही है, उनके लगातार डिक्लाइनिंग हो रही है, यानी उनकी सेल्स लगातार गिर रही है नए कॉम्पिटिटर्स के आ जाने की वजह से। Its competitors are introducing low price models for mass consumers who are price sensitive. बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो कम दामों पे अपने सामान को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो प्राइस सेंसिटिव पे हिट कर रहे हैं और कम प्राइस पे अपना सामान बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका सामान नहीं बिक रहा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अ मीटिंग टू डिस्कस दैट डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू रेंज ऑफ मॉडल। अब एक मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिसमें ये डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करवाई गई कि हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखें और नए मॉडल्स जो है उनको किस तरीके से लॉन्च करें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, ताकि हमारी मार्केट में शेयर बढ़ सके, यानी हमारा इमेज वापस अच्छी हो सके, हमारी सेल्स बढ़ सके। अटेंडिंग द मीटिंग वॉज नॉट अ डिस्क्रिशन फॉर द डायरेक्टर्स एंड अ पेनल्टी वॉज अनाउंस फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। अब ये जो मीटिंग कराई गई
इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भी तरह का छूट नहीं दी गई कि आप ये मीटिंग ना अटेंड करें। नहीं, आपको ये मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, ये अनाउंस किया गया है, यानी कोई भी आपका रीजन वैलिड नहीं होगा मीटिंग ना अटेंड करने का। और अगर कोई नहीं अटेंड करता है तो पेनल्टी अनाउंस की गई कि उससे पेनल्टी दी जाएगी अगर मीटिंग अटेंड नहीं की उन्होंने। द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द मीटिंग, और मीटिंग में ये डिसीजंस लिए गए। टू डिफाइन द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, फ्यूचर पोजीशन क्या रहेगी कंपनी की, एज एक्वायरिंग अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर टू 10% इन 1 ईयर, जिसके लिए मार्केट में पोजीशन अच्छी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए इन्होंने टारगेट रखा कि हम 10% क्या रखेंगे, मार्केट शेयर अपना 1 साल में अचीव करने की कोशिश करेंगे ही। देन दूसरा डिसीजन लिया गया टू चेंज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग वेंडर्स फॉर प्रोक्योरिंग सप्लायर्स, यानी जहां से हम सप्लायर्स, अपने जो सप्लायर्स चुनेंगे, जो दुकानें हम चुन रहे हैं अपने सप्लायर्स के लिए, उनमें भी हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। और तीसरा रीजन इसमें लिया गया टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हायर लेवल्स higher level by holding seminars and providing on the job training for the supervisors management। हम अपने ह्यूमन रिसोर्स में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देंगे, हायर लेवल्स को सेमिनार्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं यानी फैक्ट्री वर्कर्स या फैक्ट्री सुपरवाइजर्स हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझेंगे। तो ये 3 मेजर डिसीजन लिए गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स, आपको ये बताना है स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ एंड सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान दोनों को आपको बताना है, समझाना है, और साथ ही साथ ब्रीफली एक्सप्लेन दी प्लान डिस्कस। अब यहाँ ऊपर कितने प्लान्स डिस्कस हुए हैं वो भी आपको बताने हैं। विच कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग प्लान बाय कोटिंग दी लाइन्स, जिसमें स्टैंडिंग प्लान्स आपके डिस्कस हुए हैं और लाइन कोट कर आपको उनका आंसर बताना है। तो आते हैं 1 बाय 1 इनके आंसर पे। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं वो आप बता दोगे। स्टैंडिंग प्लान्स आर प्लान्स दैट आर, जिनको हम बार बार यूज करते हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं, जो हम किसी एक टॉपिक को या किसी एक टारगेट को पूरा करने के लिए करते हैं, वो हमारे सिंगल यूज प्लान होते हैं, उन्हें हम एक ही बार यूज करते हैं। यहाँ पे आप दोनों की डेफिनेशन या दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है जो हमें लाइन कोट करनी है और स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से यहाँ यूज किए गए हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला पॉलिसी यूज की गई है, पॉलिसी को आप यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे और साथ ही साथ उसकी लाइन को हाईलाइट करोगे, जैसे टू चेंज द क्राइटेरिया चूजिंग वेंडर फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज, हम जिन सप्लायर से सामान लेते हैं उनके क्राइटेरिया हम कुछ चेंज करेंगे। क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देंगे। ये चीज क्या है, हमारी पॉलिसी है। सो दिस इज व्हाट पॉलिसी स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ मेथड यूज किया गया है। मेथड किस वे में यूज किया गया है, बाय होल्डिंग सेमिनार, हम ट्रेनिंग वगैरह देंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को और सुपरवाइजर्स को, इन सबको हम ट्रेनिंग देंगे। ये चीज क्या हो गई, ये हमारी मेथड हो गई। इस तरीके से हम अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे ना, तो ये चीज इनका क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा, ठीक है, कि परफॉर्म कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई टास्क वगैरह, तो उसके लिए की जाने वाली कोशिश आपकी किस में आएगी, मेथड में आएगी। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है हमारा रूल, फॉलो हो रहा है। रूल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह दिया गया था स्टार्टिंग में कि मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, उसके लिए कोई भी आपका ऑल्टरनेटिव नहीं चलेगा, और अगर आप मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो पेनल्टी आप पर लगेगी, राइट। जब पेनल्टी वगैरह वर्ड आ जाते हैं तो फिर वो किस में आते हैं, रूल में आते हैं। सो इस तरीके से आपका ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसरेबल हुआ रिगार्डिंग प्लानिंग और टाइप ऑफ प्लान। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इससे रिलेटेड है वो है आपका काफी इजी सा, लिमिटेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, कोई चेंजेस नहीं किए गए। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, आपको प्लानिंग फंक्शन के लिमिटेशंस बताने, कोई भी 6 मार्क्स के अंडर, यानी कि 3-4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं जिस हिसाब से आपके एक्सप्लेनेशंस रहे। इसके अलावा डिस्कस 6 हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा है प्लानिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस आपको बता देनी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई खास चेंज नहीं किया गया। तो इन्होंने लिमिटेशंस बताए हैं 4 पॉइंट, 6 पॉइंट लिमिटेशंस के बताए हैं, और इसके अलावा इन्होंने 6 पॉइंट्स किसके बताए हैं,
इंपॉर्टेंस के बताए हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे 6 पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट आपके छोटे हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप 6 पॉइंट ले लीजिए। अदरवाइज आप 3 पॉइंट अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ भी ले सकते हैं, वो भी सही है। अदरवाइज 4 पॉइंट्स ले लीजिए तो वो भी सही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि हमें कितने पॉइंट लेने हैं 6 में। मैटर करता है आपका एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा है, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 फीचर्स बता दीजिए प्लानिंग फंक्शन के, 3 लिमिटेशंस बता दीजिए या फिर प्लानिंग की। तो ये भी डायरेक्ट है, इसमें भी कोई चेंजेस आपके नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड, और यहाँ पे प्लानिंग में कैसे थ्योरी क्वेश्चंस आए वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई चेंजेस चाहते हैं वीडियोस से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे फ्लैश हो मेरे वीडियो अपलोड करते ही। इसके अलावा चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों में और अपने क्लासमेट्स में, ताकि बिजनेस स्टडी से रिलेटेड जो पूरा सब्जेक्ट है, थ्योरी क्वेश्चन कैसे आने हैं, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आने हैं, एमसीक्यूज कैसे आने हैं, इन सबका आइडिया आपको इस चैनल से, एक ही चैनल पे इन सारी चीजों का आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन सबकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, जिसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।